हम न्यू चैप्टर स्टार्ट, वेक्टर एंड स्केलर, जिसको हम हिंदी में सदिश और अदिश कहते हैं। और सब लोग पढ़े हो गए 9th क्लास में, पढ़े हो क्या? सदिश राशि, अदिश राशि। और ये जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो वो बच्चे नहीं बताओ, जो नए आए हो वो बताओ, जो शुरू से आ रहे हो बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? किस किस को पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। थोड़ा दिखा दो जलवा, बोलना हम तो सबसे लेट आए हैं, हमको पता है, बताओ। जिसको मेजर कर पाते हैं, सिंपल सी फंडा है। वो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम, देखो नया आया है, पढ़ाऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देख लो, आ गए फिर से स्टार्टिंग में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिसको हम माप सकते हैं, और मापने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, है ना। तो वैसी क्वांटिटी भौतिक राशि किसको बोलेंगे? जिसको हम केवल मापेंगे, जिसको नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं है ना। तो दोज क्वांटिटीज which can be measured by direct or indirect method is called फिजिकल क्वांटिटी। बहुआ पूछते थे तो आता नहीं है, अभी भाषण दे रहे हो, जब पढ़ा रहे होते तो कृपया साइलेंट रहो। दोष मतलब होता है वैसी, क्वांटिटी का मतलब राशि, क्वांटिटीज है तो क्या हो गया? राशियां। तो वैसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, कहने का मतलब होता है सकना, मेजर्ड मतलब मापा जा सके, है ना, जिसका मापाकरण हो सकते। अब मापने के दो तरीका है, कैसा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। मेथड को बोलते हैं विधि, मेथड मतलब विधि, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। तो वैसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, मोमेंटम, इंपल्स, इटीसी। बहुत सारी चीजें भौतिकी में, जो भी चीज याद, जैसे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस होता है कि नहीं, करंट होता है कि नहीं होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, विभव, विभवांतर। तो जितने भी चीजें आएंगे सबको हम माप सकते हैं, और जिन सबको माप सकते हैं वो भौतिक राशि। जिन सबको हम क्या कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। अब यहाँ पे भौतिक राशि आपने पढ़ा था यूनिट के आधार पे, वो 3 प्रकार के थे। भौतिक राशि यूनिट के आधार पे 3 प्रकार के थे, जिसमें था फंडामेंटल, एंड सप्लीमेंट्री, है ना। फंडामेंटल या उसी को बेस, मूल राशि अथवा आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और तीसरा पूरक या संपूरक राशि, या उसी को अनुपूरक भी कहते हैं, है ना। तो 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी वहां भी थे, लेकिन वो यूनिट के आधार पे थे। किसके आधार पे? अब यहां है वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। देखो नाम में ही है सदिश, अदिश, फिर गप मार रहे हो, फिर नहीं समझ में आएगा। सदिश, स का मतलब है, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा है वो सदिश है। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन it can be classified into
थ्री टाइप्स। दिशा के, है ना, आधार पर, दिशा के बेसिस का मतलब, बेस का मतलब क्या होता है? आधार। डायरेक्शन मतलब, ऑफ मतलब काके की। तो दिशा के आधार पे इसको, किसको? फिजिकल क्वांटिटी को बांटा। क्लासिफाइड का मतलब होता है बंटवारा। कितने टाइप में? तीन प्रकार में, यानी कि तीन भाग में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब पता है ना? अभी जस्ट लिखे दिस। क्वांटिटी का मतलब राशि, रुपया वाला राशि नहीं है ना? उसको भी राशि बोलते हैं ना, जो रुपया को। हाँ। दूसरा स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि। और जो तीसरा होता है उसको हम टेंसर कहते हैं। टेंशन नहीं, टेंसर रॉ है क्वांटिटी, जिसको हम प्रदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये भौतिक राशि के ही प्रकार है। तो यूनिट के आधार पे आपने पढ़ा था तीन प्रकार के? नहीं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। आज दिशा के आधार पे भी पढ़ा आपने, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वेक्टर, स्केलर, टेंसर। और एक एक करके अभी समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और टेंसर क्या होगा। ठीक है? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना पार्थ, या तो सपनों की या फिर नींद की, या तो सो लो या कुछ कर लो। पहला हेडिंग देंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं दोज क्वांटिटीज, वैसी राशियां which have मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वही परिमाण, जो वैल्यू होता है ना? परिमाण, परिणाम नहीं। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ये वैल्यू है, परिमाण है। which have magnitude as well as direction and छोड़ो, देखो, they do must follow या obeys, है ना? ओबे मतलब आज्ञा का पालन करेगा, पालन करना। दे डू मस्ट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लिखने वाले हैं? रुक जा, लिखने के लिए समय देता हूं मैं, पहले समझ लो। मैंने क्या कहा कि वैसी राशियां जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड, साथ ही क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो है, लेकिन उसके साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को, मतलब त्रिभुज के जोड़ का नियम, त्रिभुज के जोड़ का नियम को भी पालन होना चाहिए। मस्ट फॉलो है, देख रहा है क्या? जो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। त्रिभुज के जोड़ के नियम पता है ना? क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है, वही वेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हमारा
सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। समझते हो विस्थापन? किस किस को पता होता है विस्थापन क्या है? हिंदी में उसे विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदु के सबसे न्यूनतम लंबाई को नहीं होता है। एक हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। उसके बाद हो जाएगा हमारा फोर्स, मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं, है ना, इंपल्स, फील्ड, मोमेंटम, इंपल्स। इसके बाद होता है फील्ड, एचएसी। हिंदी भी लिख दूं क्या सबका? लिख दूं क्या? चलो, जिनको लिखना है वो लिख लेगा। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। वेलोसिटी को वेग कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, फोर्स को बल कहते हैं, मोमेंटम को संवेग, और ये इंपल्स को आवेग कहते हैं, और फील्ड को क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसी राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते को हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? अब देखो, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, या सिंबल बोल सकते हैं। लिख देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक सदिश का संकेतिक जो दर्शाते हैं, उस संकेत किस संकेत से कैसे दर्शाते हैं, कैसे पहचानोगे कि वेक्टर है? सिंबल क्या है? तो सिंबल होता है किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एक एरो रख दोगे ना, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो रखना, वो वेक्टर ही कहलाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर पढ़ लो या वेक्टर ए पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी। एरो को हम पढ़ते हैं वेक्टर, है ना। या इसी को मोटा से लिख दीजिए, है ना, तो पर भी वेक्टर ही होता है। या मोटा से लिखकर एक मोटा सा एरो रख दीजिए जिसमें थिकनेस हो, तो ये भी वेक्टर ही है। लेकिन हमको जनरली यही यूज होता है ना। तो कोई भी अल्फाबेट होंगे जिसके ऊपर एरो हो जाएगा, क्या समझेंगे वो क्या है? वेक्टर, है ना। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का क्या होता है? ये तो सिंबल हो गया ना। रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट एरो के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एरो के द्वारा। या एरो में ये टेल है और ये हेड है, और ये एरो ही दर्शाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। अब आप सबको पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ is depends on length of arrow। निर्भर करता है किस पे? निर्भर करेगा एरो की लंबाई पे। क्या? मैग्नीट्यूड। यानी कि देख लो, यहां पे दो वेक्टर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। मैंने बोला किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए का कि बी का? बी का ना। क्यों? क्योंकि उसका एरो लंबा है। वही बोले हैं कि ये मैग्नीट्यूड जो है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ ऑफ एरो पे। तो इसका मतलब है कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए के मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है मोड में। मोड में लिख दिए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी is greater than
मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा, है ना, बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा। मोड में रख दिए मतलब मैग्नीट्यूड। अब मैं इसे कहीं भी पूछ दूंगा कि ये वेक्टर है, उसको मोड में रख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं मोड्स, जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को। दिशा क्या बोला हूं हमेशा, टेल से हेड की ओर। दिशा जो होगा एक वेक्टर का, टेल से हेड की ओर होगा। अगला पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is always directed along tail to head। दिशा जो होगा वो हमेशा टेल से हेड की ओर होगा। किसकी दिशा, वेक्टर का दिशा। और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगला पॉइंट, the magnitude of a vector can never be negative, can never be negative। एक वेक्टर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वेक्टर कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव लगा है किसी वेक्टर में तो समझेंगे उसका डायरेक्शन अपोजिट है। क्या समझेंगे, क्या भी लिखोगे, कहीं अगर किसी वेक्टर में रहेगा तो लिखेंगे निगेटिव साइन इंडिकेट्स, इंडिकेट्स मतलब होता है दर्शाना, है ना, इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा को दर्शाएगा। कैसे समझोगे, देखो इधर मान लो कि कोई वेक्टर ए है, तो आगे की ओर है तो इसकी डायरेक्शन प्लस में है, आगे की ओर है तो क्या ये प्लस, तो ये वेक्टर ये है। लेकिन अगर निगेटिव में है, अगर इसी को निगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, बस इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा छोड़ देना, और ये हो गया अब माइनस का ये। तो पहले आगे जा रहा था प्लस, अब पीछे कर दिया तो क्या हो गया, तो माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। अब दिशा का ज्ञान है क्या तुम लोग को, दिशा का ज्ञान है कि नहीं, दिशा समझते हो, नहीं समझते हो। देखो दिशा जो होते हैं, डायरेक्शन जो होता है ये इस तरीके से होता है। ये चार दिशा पता है क्या है, डायरेक्शन दिशा, बताओ ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ उत्तर, नीचे को साउथ दक्षिण, आगे को ईस्ट पूरब, और ये हो जाएगा वेस्ट पश्चिम। ये चार दिशा होता ना, उत्तर। अब देख लो कॉपी पे ऊपर में जो होगा उत्तर, इन अभी ना इधर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम। तो एक साइड जब हमेशा मानोगे ऊपर की ओर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे साउथ, आगे ईस्ट, और दोनों के बीच में रहेगा तब क्या पढ़ोगे, इस दोनों के बीच में रहेगा तब क्या पढ़ेंगे, इस दोनों के बीच में रहेगा तो प्यार पढ़ेंगे, इस दोनों के बीच में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, और इस दोनों के बीच में रहेगा तब क्या पढ़ेंगे। देखो अगर उत्तर और पूरब के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। अब थीटा कितने भी एंगल पे रख सकते हो, लेकिन पूरब और उत्तर के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री होगा। सबके बीच में 90-90 का ही कोण होगा। डिपेंड करता है कि ये 30 डिग्री पे है कि 60 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, कितना पे नहीं है, वो डिपेंड करेगा जिस टाइम में। अगर साउथ ईस्ट के बीच में है तो ईस्ट साउथ के बीच में, ऐसा नहीं कि ईस्ट साउथ लिखना, ऐसा नहीं, साउथ ईस्ट क्या पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट। इधर लिखेंगे तो साउथ वेस्ट, इधर लिखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट। समझ गया ना, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट, एस का मतलब साउथ, डब्ल्यू
जो दूसरा क्वांटिटी क्या था हमारा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि। देख रहे हो, है अ का मतलब क्या बताए थे, नहीं, स का मतलब है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, सम्मान, मतलब उसको, उसका मान है, नहीं, अब वहीं पे लिख देंगे अपमान, मान नहीं है, अ मतलब नहीं, स मतलब है। तो सम्मान और अपमान में डिफरेंस होता है ना। तो स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, वैसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, केवल। तो दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, मैग्नीट्यूड का मतलब बताए थे ना, परिमाण, मान, है ना। दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन एंड डज नॉट फॉलो ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ना ही उसके पास कोई दिशा होती है और ना ही वो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव any direction and does not follow triangle law of addition is called a scalar quantity. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वैसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई दिशा नहीं होता है, और ना ही एंड डज नॉट फॉलो ट्राइंगल ऑफ एडिशन, और ना ही ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करता है, वैसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। समझा अदिश राशि क्या है, क्या, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। अदिश राशि वो है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल में लिखोगे मास, है ना, इसके बाद हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, यस, चाल, है ना, करेंट, टाइम, ये सब स्केलर में ही लिखा गया है। करेंट, टाइम, स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्लक्स, चार्ज, पोटेंशियल, विभव, एटीसी, बहुत सारी चीजें, रेसिस्टेंस, है ना, वो सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड भी नहीं, करंट और टाइम दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई इसे हम स्केलर मानते हैं, है ना। लिख लो, नोट में इसको लिख देता हूं मैं कि करंट एंड टाइम are those physical quantities, are those physical quantity which have magnitude, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन
but they considered as a scalar, लेकिन उसको स्केलर में कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आया क्या? स्केलर कुछ समझ में आया? स्केलर वो होते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास ना ही डायरेक्शन होता है और ना ही, फिर ट्रायंगल लॉ का एडिशन नहीं कर रहा है तो ये तो स्केलर है ना, और ना ही उसके पास डायरेक्शन है। लेकिन वहीं के एग्जांपल में आपने देखा कि करंट और टाइम दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, सॉरी यूनिट बोल रहा हूं, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो सर उसको वेक्टर कहना चाहिए ना, जैसे आप लोग पढ़ के आए थे। फिर ये भी वेक्टर नहीं है। अब लो, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला भी वेक्टर नहीं है, इसका तो वेक्टर होना किसी एक खास नियम का पालन करेगा तो ही वेक्टर होगा। और वो खास नियम क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन करेगा वही वेक्टर होगा, जो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करेगा वो वेक्टर। आप सुनो, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है लेकिन स्केलर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? स्केलर। क्यों स्केलर बोल रहा हूं? क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। एक्चुअली में ये दोनों टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर, प्रदिश राशि। कि वैसे प्रदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दिशा होता है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। समझ गए बात को? यही क्वांटिटी को टेंसर कहते हैं, जो मैं आगे लिखूंगा। लेकिन आपके किताब के हिसाब से करंट और टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये सभी चीजें टेंसर है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है? स्केलर है ना। तो समझना है स्केलर क्या है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। दिमाग में घुसाओ, स्केलर वो है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, ना ही वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, ना ही डायरेक्शन है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टेंसर है। जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है वो वेक्टर है। समझ रहा है बात को? अब जो मैग्नीट्यूड, अब चूंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड पे तो बात करनी पड़ेगी ना। तो एक स्केलर का मैग्नीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं था। दैट मींस कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो और पॉजिटिव ही होगा, वेक्टर कभी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन स्केलर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केलर quantity can be negative, positive and zero। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है क्या? स्केलर का मैग्नीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो केवल पॉजिटिव और जीरो होगा। वेक्टर की अगर वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब क्या है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट है सर। आगे देखिए, कुछ ऐसे स्केलर्स होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना? लिखोगे सम स्केलर्स कैन नेवर बी निगेटिव। कुछ स्केलर्स जो होते हैं जो कभी भी निगेटिव नहीं होते। जैसे एग्जांपल में लिख लोगे डिस्टेंस
टाइम, स्पीड, etc। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, और टाइम भी निगेटिव नहीं होता है। जो बीच जो है हमारा वो है टेंसर। तीसरा, टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। पढ़ा लग गया। इट इज दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction but its direction is depends on the coordinate। इसकी जो दिशा है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, या उसी को हम फ्रेम एंड रेफरेंस कहते हैं। जो अगले आगे वाले चैप्टर में उसको मैं पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज फ्रेम एंड रेफरेंस। फ्रेम एंड रेफरेंस, जो कि फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। They do not always ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और ये त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है। वैसे क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। देखो क्या मैंने बोला? मैंने बोला वैसी राशियां जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। वैसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड, साथ में क्या? डायरेक्शन। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पे या फ्रेम एंड रेफरेंस पे। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अब जिधर चाहो उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किधर भी ले जाओ, लेकिन एक चीज फिक्स है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ओबेज का मतलब वही होता है फॉलो, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना। तो वही हो जाएगा करेंट, टाइम, है ना, स्ट्रेस या प्रेशर, स्ट्रेस या प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एटीसी। छोड़ो कितना लिखे, है ना। तो जरूरत तो जो होता है उसके भी नीचे डायरेक्शन नहीं होते, आप जिधर ले जाना चाहोगे उधर ही जाएगा, है ना। तो वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कोऑर्डिनेट पे, और उस वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब सिंपल सी फंडा हो गया कि वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है वो वेक्टर। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वो टेंसर। देखो त्रिभुज के जोड़ का नियम का पालन नहीं कर रहा है ना। समझ गया बात को? वेक्टर, स्केलर, टेंसर समझना। वेक्टर क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वेक्टर। स्केलर क्या है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। और टेंसर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो जो आप लोग समझ रहे थे पहले कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना वेक्टर कहलाता है, सोच लो वो गलत था। वो क्या था? टेंसर। हालांकि अभी भी तुम्हारे सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ रहे हैं, इतना जानकारी होना जरूरी है ना। तो जो टेंसर है उसको हम स्केलर ही मानेंगे। अभी जो टेंसर है उसको क्या मानेंगे? स्केलर। ठीक है, लिखिए, लिखो अब टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर।
सदिश के प्रकार, है ना। और यहां पे सदिश बहुत प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नल्ला वेक्टर। नल नहीं जानते हो, गांव में सुने हो नल्ला, किसी काम का नहीं है, नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम का है। देखो, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है नल वेक्टर, और इसी को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। अब पढ़ते रहो टाइप्स, नाम में ही है जीरो। तो वैसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा क्या कहलाएगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब मान लो कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, तो रेस्ट में जो होता है वही चीज होता है। Those vectors which have zero magnitude is called zero vector। एकदम आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान लगेगा यार। वैसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, तो वो जीरो वेक्टर होगा, है ना। अब वेक्टर है तो भैया मैग्नीट्यूड तो पता चल गया सर जीरो है, डायरेक्शन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई विशिष्ट डायरेक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स कि आर्बिट्री डायरेक्शन होता है, आर्बिट्री, वही चीज, नोट फिक्स्ड। देखो दारू पीने वाले सबको, रोड पे चलेगा तो खाली इधर 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 किधर उधर घूमते रहता है, हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट। बात समझ रहे हो? जो पार्ट का है विराम, रुके हुए हो, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। कैसी वेक्टर? उसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब इकाई, इकाई का मतलब एक। वैसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, यूनिट वेक्टर लेते हैं। दूसरा जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर्स, वैसी वेक्टर्स होते हैं। को का मतलब होता है दो, को का मतलब दोन, अब प्लेन मतलब समझते करते हो कोऑर्डिनेट। तो जब दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे ना, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट में होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। को मतलब, अब प्लेन मतलब समझ में करते हो, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन है ना, तो दो प्लेन में यानी कि कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच जो दो वेक्टर होंगे ना, उसी को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। दिखा समझा देता हूं। दोज वेक्टर्स which are lying same plane are called coplanar vector। एक ही प्लेन में होगा। देखो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, दिख रहा है क्या? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है?
और दोनों के दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। एक वेक्टर मान लो इधर डायरेक्शन में, एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो देखो ये एक्स वाई के बीच में ही होगा ना, तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कैसा प्लेनर बना है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, फिर से वही बात, को मतलब दो। जब दो वेक्टर्स सेम लाइन को प्रेजेंट करेगा, सेम प्लेन नहीं, सेम लाइन, लीनियर है ना, लीनियर का मतलब होता है रेखा, लाइन है ना। तो दोज वेक्टर्स which are lying सेम लाइन, देख लो जो सेम प्लेन था वो कोप्लेनर, और सेम लाइन जो होगा वो क्या, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर तो वैसे वेक्टर जो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। को मतलब कितना, दो ना, तो दो वेक्टर का कोण 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। दो वेक्टर का बीच का जो कोण होता है ना, कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। नीचे से लिख दो, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और 180, या तो 0 डिग्री होगा या फिर कितना 180 डिग्री। सेम लाइन में होगा तो, सेम लाइन में होगा तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180। और वैसे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकालोगे ना। अभी तो सेम लाइन है तो चलो तो एक ही रेखा पे है, लेकिन कभी भी अगर निकालोगे भी तो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा दो वेक्टर का कोण कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, ऊपर लिखा है, ऊपर वाला लिख लिया ना, ऊपर लिखा था क्या, थोड़ा सा खिसका दूं बस, इतना बस, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब सेम लाइन बोल रहा है ना, देखो भैया एक लाइन लेता हूं मैं, भैया थोड़ा देख लीजिए इधर एग्जाम्पल के तौर पे। सर इसमें अगर मैं वेक्टर लूं, क्या लूं, वेक्टर, तो सेम लाइन पे बोल रहा है तो लाइन तो देख रहे हो ये रास्ता है, तो आदमी या तो इधर से जाएगा नहीं तो इधर से आएगा, और कुछ होगा क्या? या हो सकता है दोनों आदमी इधर जाए या दोनों आदमी इधर आए, है ना। तो अगर मान लो कि पहले वेक्टर जो है वो इधर चल रहा है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही चल रहा है, और जब ये दोनों के पास सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मुंह कान भसका देंगे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है उसको पैरेलल बोल दे रहेगा। अब पैरेलल 0 डिग्री को कहते हैं। इसी को अगर इसी डायरेक्शन को ना अगर इसके ऊपर एक और रख देते तब 0 डिग्री होता, तब पैरेलल था, नहीं समझ। इसीलिए बोलते हैं ना अपना घर से खा पी के कितना समझाए तुम लोग को, बताओ। अब छोटा छोटा चीज पे ध्यान देना, बहुत टाइम्स पूछे जाएंगे ये चीजें कि एंगल नहीं दिया रहेगा, बस वेक्टर को वही जैसे फील्ड रहेगा तो फील्ड रहेगा आगे या फोर्स रहेगा पीछे, हम पूछेंगे बताओ फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल कितना, तो दोनों की डायरेक्शन देखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0, और दोनों की डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया अपोजिट हो गया तो 180। क्लियर है? बस मुंह में यस सर तो है ही। चलो देखो, एक जा रहा है वेक्टर आगे और दूसरा जा रहा है पीछे। यहां पे लिख दो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां भी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब पूछो मैं दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है ना, कंसेप्ट को नहीं भूलना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है लिख ले रे गधा सब, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन है। इसको क्या पढ़ेंगे?
अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और किसी बात की चिंता है क्या आप लोग को? आज के क्लास में समझ में आएगा सब कुछ? क्या करोगे अभी तो समझ लियो ना, और घर पे जाओगे। ये 2 नंबर देखो, कोप्लेनर वेक्टर वैसी वेक्टर को बोलते हैं जो, वैसी वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट वही एक्स वाई में हो, वाई जेड में हो, लेकिन दोनों के दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। और जो 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर एक ही लाइन पे हो, लेकिन बोल रहा है 2 क्योंकि नाम है को मतलब 2 वेक्टर अगर एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर, एक ही प्लेन में है कोप्लेनर। बात समझ गया? और जिसका मैग्नीट्यूड 0 है 0 वेक्टर। और कुछ हो? वेक्टर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, वेक्टर है। स्केलर क्या है? स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड है। टेंसर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। और वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।